एक ऊंची पहाड़ी के किनारे एक लड़का जो घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सामने एक लड़की और लड़का खड़े हुए थे, जो मुस्कुराते हुए जमीन पर पड़े लड़के को देख रहे थे और उस पर हंस रहे थे। जिनके साथ कुछ खूंखार दिखने वाले लोग थे। उनके हाथों में तलवार लगी हुई थी जिन पर खून लगा हुआ था। घायल पड़ा हुआ लड़का सामने खड़ी हुई लड़की से बोला, रानी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है और तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी ना। फिर यह सब क्यों? घायल पड़े हुए लड़के का नाम दानेश था और सामने खड़ी हुई लड़की का नाम रानी। रानी दानेश की पत्नी थी, लेकिन रानी ने दानेश को धोखा दिया था। रानी अपने पास खड़े लड़के के हाथ में हाथ डालकर बोली, मैं सिर्फ सम्राट को प्यार करती हूं। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी। वह तो बस मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत थी। मेरे पिताजी ने तुमसे शादी करने को कहा था, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करना पड़ा। हमारा व्यापार बहुत घाटे में चल रहा था और तुम्हारी मदद से मैंने और मेरे पिताजी ने मिलकर तुम्हें अपना शिकार बनाया। तुम्हारी की हुई मदद ने आज हमारे व्यापार को खरबों की कीमत में लाकर खड़ा कर दिया। तुमने तो यह देखा ही होगा कि मैं इन 3 साल की शादी के दौरान एक बार भी तुम्हारे पास करीब नहीं आई। न कभी हम दोनों एक बिस्तर पर सोए, न कभी हमने एक साथ खाना खाया, ना कभी हमने एक साथ वक्त गुजारा। और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम आज मरने वाले हो। इतना कहते ही आकाश ने दानेश के पैर में तलवार से हमला कर दिया और दानेश एक टांग काट दी। दानेश दर्द से चिल्ला उठा। तभी वहां दौड़ते हुए घोड़ों की आवाज आई। कुछ ही पल में वहां 2 घोड़े आकर रुके। उन दोनों घोड़ों पर रानी के माता और पिता थे। रानी की मां शकुंतला देवी बोली, इसे मारा नहीं है क्या अभी तक? हमें तो ये कभी पसंद ही नहीं आया। इतने घटिया दिखते हो कि तुमसे कौन शादी करना चाहेगा। तुम बहुत ही किस्मत वाले थे कि राठौर परिवार ने तुम्हें अपना दामाद बनाया और अब खुशी खुशी मर जाओ। अब हमारे व्यापार ने एक मुकाम हासिल कर लिया है तो हमें तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही शकुंतला देवी ने दानेश के दूसरे पैर पर तलवार से हमला कर दिया। दानेश दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। दानेश दर्द से चीखते हुए बोला, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम सभी को एक दिन अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। भले ही आज मैं मर जाऊंगा, पर कोई तो होगा जो तुम लोगों को तुम्हारे कर्मों की सजा देगा। दानेश अपने पैरों को पकड़कर दर्द से चीख रहा था। रानी के पिताजी समर सिंह राठौर, जिनके चेहरे पर रौबदार मूछें थी, वो अपनी दमदार आवाज में दानेश के पास आए और बोले, कोई बात नहीं, अगर कोई आया तो हम उसे देख लेंगे। तुम्हारा सफर अच्छा हो। बोलकर समर सिंह ने दानेश के सीने पर लात मार दी। दानेश चीखता हुआ पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। दानेश को अपने पुराने पल याद आने लगा, जब रानी ने उसे शादी के लिए कहा था और कहा था कि दानेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ कि जब से तुम जादुई विद्यालय में आए हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी दानेश ने रानी को जवाब दिया था कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ना तो दिखने में अच्छा हूँ और ना ही मेरे पास आपके जैसा रुतबा पैसा है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम कहाँ जादुई विद्यालय की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक हो और मैं तो सिर्फ एक आम सा इंसान हूं। मेरे पास कोई जादू शक्तियां नहीं है और ना ही मैं कोई जादू योद्धा हूं। मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। लेकिन रानी का मकसद दानेश के ज्ञान का प्रयोग करना था। रानी अच्छे से जानती थी कि दानेश उसके लायक नहीं था, पर रानी उसे अपने जाल में फंसाकर उसके ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहती थी।
दानेश भले ही कोई योद्धा नहीं था, पर उसके पास अपार ज्ञान था जिसका फायदा रानी को हो सकता था। रानी बातें बनाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना रुतबा, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए दानेश। बेचारा दानेश रानी की झूठी बातों में आ गया और उससे शादी कर ली। दरअसल दानेश के माता पिता एक आश्रम में एक सबसे बड़े वैद्य के अधीन काम किया करते थे। दानेश का बचपन भी उन वैद्यों के बीच में निकला था। वहां रहते रहते दानेश ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। दानेश को लगभग हर जड़ी बूटी का ज्ञान था। दानेश उस आश्रम की लाइब्रेरी में हर समय रहा करता था क्योंकि दानेश पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। उसे 15 साल की उम्र तक ही आयुर्वेद का ज्ञान हो चुका था। दानेश की बनाई हुई औषधियां इतनी कारगर होती थी कि वहां के वैद्य ने उसे आगे बढ़ने का एक मौका दिया। वैद्य ने उसे बड़े राज्य भेजा और वहां के सबसे बड़े जादुई विश्वविद्यालय में दाखिला करवाया। वही उसी की मुलाकात रानी से हुई। रानी उस विद्यालय की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसे पहली नजर में देखते ही प्यार कर बैठा। दानेश की बनाई हुई औषधियां इतनी मशहूर हो चुकी थी कि पूरे मृत्युंजय राज्य में उसका नाम था। 25 साल की उम्र में उसका बहुत बड़ा नाम हो चुका था। इसी कारण रानी ने दानेश को अपने प्रेम जाल में फंसाया। रानी के पिता का दवाइयों का व्यापार था, जो कि योद्धाओं और जादूगरों के लिए दवाइयां बनाया करता था, जो उनकी शक्तियों को अवशोषित करने में उनकी मदद किया करती थी। शादी के बाद व्यापार को दानेश के हाथ में सौंप दिया गया। दानेश ने अपने ज्ञान की बदौलत उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। दानेश को पहाड़ी से गिरते हुए अब याद आ रहा था कि क्यों रानी हमेशा रूखे रूखे से बात किया करती थी। रानी के परिवार वाले भी उससे ऐसा ही व्यवहार किया करते थे, मगर उसे लगा करता था कि अमीर परिवार शायद ऐसे ही व्यवहार किया करते हैं। दानेश अपने आप से बोला, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। ये सब एक धोखा था, उसकी चाल थी। तभी वो सम्राट से इतने प्यार से बातें करती थी क्योंकि उसे मैं नहीं सम्राट पसंद था। यह सब सोचता सोचता दानेश पहाड़ी की गहराइयों में समाता गया। दानेश पहाड़ी से नीचे बने एक तालाब में धम्मम की आवाज के साथ गिरा। दानेश पानी की गहराइयों में डूबता चला जा रहा था और यह सब सोचता ही जा रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और दानेश तालाब की गहराई में जाकर रुका। दानेश की सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन उसके शरीर में इतनी जान नहीं बची थी कि वह बाहर जा सके। उसके दोनों पैर जख्मी थी। दानेश ने सोच किया था कि अब यही उसका अंत है। तभी उसके कानों में आवाज आती है, आंखें खोलो अपनी। दानेश को लगा जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो। आखिर पानी की गहराई में उसे कौन आवाज लगा सकता था। लेकिन दानेश को फिर से आवाज आई, मैंने कहा, आंखें खोलो अपनी। दानेश ने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली। दानेश ने अपने सामने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अपने आप से अपने मन में बोला, क्या मैं मर चुका हूं? और क्या मैं मर के नर्क में आ गया हूं? हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या दानेश मर जाएगा? क्या रानी और उसके परिवार को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? और किसकी आवाज सुनाई दी थी दानेश को? दानेश को उसी की प्रेमिका रानी ने अपने प्रेमी और परिवार के साथ मिलकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। दानेश नीचे गिरते हुए पुरानी यादों को याद करने लगा। तब उसे पता चला कि वह कितना बेवकूफ था जो एक लड़की की बातों में आ गया और अपना ज्ञान साथ ही अपनी जान गंवा बैठा। वह पहाड़ी से गिरकर नीचे बने एक तालाब में जा गिरा जहां उसे कोई अनजान आवाज आई, आंखें खोलो अपनी। दानेश हड़बड़ा के अपनी आंखें खोलता है और जो वह देखता है उसे देख पूरी तरह हैरान हो जाता है।
दानेश खुद से ही बड़बड़ाता हुआ बोला, मैं तो मर चुका था ना। लगता है मैं नरक में आ गया हूँ, पर मैंने नरक के बारे में जैसा सुना था यह वैसा तो नहीं लग रहा। अगर यह नरक नहीं है तो कौन सी जगह है? क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? दानेश ने अपने आप को एक अनजान जगह पाया। एक मैदान जहां चारों तरफ हरी भरी घास लगी हुई थी, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। दानेश को सबसे बड़ा झटका तब लगा कि उसने देखा वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, जिन्हें थोड़ी देर पहले ही बुरी तरह से जख्मी किया गया था। दानेश खुशी से उछलते हुए बोला, अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे पैर। बोलकर दानेश इधर उधर भागने लगा। दानेश इतना खुश था कि वह भूल ही गया था कि वह किसी अनजान जगह पर था। दानेश के कानों में फिर से वही अनजान आवाज आई, यहाँ आओ दानेश। यह आवाज किसी लड़की की लग रही थी। आवाज को सुन दानेश जहां था वहीं रुक गया और इधर उधर देखने लगा। दानेश बोला, कौन कौन हो तुम? और मुझे कैसे जानती हो? आखिर कौन सी जगह है ये? अनजान आवाज फिर से आई, मेरी आवाज की दिशा में चलते आओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। दानेश डरता हुआ आवाज की दिशा में चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद दानेश एक गुफा के बाहर जा पहुंचा। अनजान आवाज फिर से आई, अंदर आ जाओ, डरो मत। अब डरने वाली ही बात थी कि कोई इतनी दूर से आवाज कैसे दे सकता है। आवाज देने वाली को यह भी पता था कि दानेश गुफा के बाहर आ गया था। दानेश का डरना स्वाभाविक था। दानेश के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह डरते डरते गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर हल्का हल्का उजाला था। आगे चलकर दानेश को एक परछाई नजर आई। जैसे ही वह उस आकृति के करीब जाता है तो वह चिल्ला उठता है। दानेश हड़बड़ा के बोलता है, यह तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम बोल कैसे सकते हो? आकृति दानेश की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्यों? मैं क्यों नहीं बोल सकती? दानेश डरते डरते बोला, तुम एक लोमड़ी हो और जानवर बोल नहीं सकते। यह एक सुनहरे रंग की लोमड़ी थी जो सोने की तरह चमक रही थी। गुफा में उलाजा उसी की चमक से था। लोमड़ी अपनी 9 पूंछों को हवा में लहराते हुए बोली, हाँ, तुमने सही कहा। तुम्हारे जमाने में एक जानवर बोल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे जमाने की लोमड़ी नहीं हूँ। मैं 1500 साल पुरानी लोमड़ी हूँ। उस जमाने में सभी जानवर बोला करते थे। मैं यहाँ पिछले 1000 सालों से रह रही हूँ। लोमड़ी की बातें सुन दानेश अवाक रह गया और खुद से ही मन में बातें करते हुए बोला, कोई 1000 साल तक जिंदा कैसे रह सकता है? यह तो असंभव बात थी। कुछ असंभव नहीं है, बस वो जानकारियां समय के साथ लुप्त हो चुकी है, इसलिए तुम्हें ये असंभव लग रहा है। दानेश के मन की आवाज को सुनकर दानव लोमड़ी ने कहा। दानव लोमड़ी आगे बोली, अब ये भी असंभव लगा होगा तुम्हें कि मैंने तुम्हारे मन की बातें सुन ली। पर इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस क्षमता होनी चाहिए। दानेश को अब समझ आ गया कि कुछ भी असंभव नहीं है, पर उसके दिमाग में अभी भी बहुत से सवाल थे। तो दानेश ने लोमड़ी से पूछा, आप यहाँ क्यों हो? और मैं यहाँ तक कैसे आया? कौन सी जगह है ये? मेरा शरीर जख्मी था, वो कैसे ठीक हो गया? दानेश ने अपने सारे सवाल एक साथ ही पूछ लिए। लोमड़ी हंसते हुए बोली, मुझे पता था तुम ऐसा ही पूछने वाले हो। तो सुनो, आज से लगभग 1000 साल पहले एक भीषण युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में मुझ जैसे लगभग सभी जानवर मारे गए। कुछ जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे वही बचे हुए हैं।
मुझे उस समय के बहुत ही ज्यादा ताकतवर ऋषि ने यहाँ कैद कर दिया था और कहा था कि जब भी यहाँ कोई इंसान आएगा मैं तभी यहाँ से आजाद हो पाऊंगी। इस जगह का नाम है अमर पाताल, जहाँ कोई साफ दिल का इंसान ही प्रवेश कर सकता है। इन 1000 सालों में तुम पहले हो जो यहाँ तक आए हो। दानिश अचानक बोल पड़ा, क्या 1000 सालों में मैं ही यहाँ तक पहुँचा हूँ? लोमड़ी, हाँ, और इसका मतलब है कि तुम एक साफ दिल के इंसान हो। रही बात तुम्हारे जख्मों की, तो ये तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारा शरीर तो अभी भी तालाब में ही पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें कोई जख्म दिखाई नहीं दे रहा। लोमड़ी की बात सुन दानेश को जैसे झटका लगा। क्या यह मेरी आत्मा है? क्या मैं मर चुका हूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोमड़ी दानेश से बोली, तुम चिंता मत करो, तुम यहां से निकलने में मेरी मदद करना, उसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अभी पूरी तरह मरे नहीं हो, मैं तुम्हें जिंदा कर सकती हूं। दानेश खुश होते हुए बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या तुम मुझे जिंदा कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें जिंदा कर सकती हूं। पर इतना बोलकर लोमड़ी रुक जाती है। दानेश लोमड़ी को देखते हुए बोला, पर क्या? अभी तो आपने बोला कि मैं जिंदा कर सकती हूं, तो ये पर कहां से आ गया? लोमड़ी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, पर ऐसा करने से हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, हम दोनों का शरीर एक ही होगा और तुम्हें अपना पुराना शरीर वापस नहीं मिलेगा। दानेश चौंकते हुए बोला, क्या हमारा शरीर एक ही होगा? अगर मुझे पुराना शरीर वापस नहीं मिल सकता तो क्या मुझे आपके शरीर में रहना होगा? मैं एक लोमड़ी के शरीर में कैसे रह सकता हूं? लोमड़ी हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। शरीर तो इंसान का ही होगा, पर चेहरा नया होगा। चिंता मत करो, तुम्हें इसके बदले मेरी शक्तियां भी मिल जाएगी। दानेश को अब थोड़ी शांति मिली और बोला, चेहरा कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे तो मेरे कातिलों से बदला लेना है। दानेश की आंखों के सामने रानी, उसके माता पिता और सम्राट का चेहरा घूमने लगा। लोमड़ी बोली, हाँ, तुम आसानी से अपना बदला ले सकते हो। तो क्या अब तुम तैयार हो? वापस जिंदा होने के लिए ये हम दोनों का ही पुनर्जन्म होने वाला है। दानेश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। लोमड़ी दानेश के आगे आकर खड़ी हो गई। लोमड़ी के माथे से एक सुनहरी किरण निकलने लगी जो दानेश के शरीर में सामने लगी। दानेश का शरीर सोने जैसे चमकने लगता है। उसकी किरण इतनी तेज होती है कि पूरी गुफा सुनहरे रंग से चमकने लगी। लोमड़ी आगे बोली, मैं तुम्हें सारी युद्ध तकनीकी और औषधियों का ज्ञान दे रही हूं और तुम्हें आग, पानी, हवा और पृथ्वी की ताकत देती हूं। इतना बोलकर लोमड़ी का शरीर किरण के रूप में दानेश में समा गया। दानेश का शरीर जलना शुरू हो जाता है। उसका शरीर पूरी तरह से लाल होने लग जाता है और उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। आंखों का रंग सोने जैसे चमकने लगता है और उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। दानेश को बहुत दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी नसों में कोई सुइयां चुभा रहा हो। उसके आसपास काला खून फैल जाता है, जैसे उसके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल गई हो। थोड़ी देर बाद वह बहुत ही हल्का महसूस करने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर में बहुत सारी बिजली दौड़ रही हो। हल्का सा उछलता है, तभी वह हवा में उड़ जाता है। दानेश आगे बोला, ये कमाल हो गया, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ताकतवर और फुर्तीला बन सकता हूँ। दानेश के मन में एक आवाज आई, ये अभी कुछ भी नहीं है, तुम अभी अपनी शक्ति का सिर्फ 5% इस्तेमाल कर पा रहे हो। तुम्हें अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना होगा ताकि ये शक्तियां तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके और तुम इस शक्ति का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सको। यह आवाज लोमड़ी की थी जो दानेश के शरीर में समा गई थी। अब दानेश और लोमड़ी एक दूसरे से जुड़ चुके थे। दानेश खुश होते हुए बोला, हाँ, मैं अपने शरीर को बहुत मजबूत बनाऊंगा, जिससे मैं अपने कातिलों से बदला ले सकूं।
दानिश आगे बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दूसरी जिंदगी देने के लिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। लोमड़ी दानिश से बोली, हाँ, लगता है मैंने सही इंसान को चुना है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लोमड़ी ने दानिश को जिंदा कर दिया था, साथ ही उसे अपनी शक्ति भी दे दी, लेकिन उसका शरीर अभी कमजोर था तो वो अभी लोमड़ी को शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लोमड़ी ने दानिश से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लोमड़ी के इतना बोलते ही दानिश ने खुद को तालाब के तल में पाया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अचानक तालाब में कैसे आ गया। उसने ज्यादा सोचने पर ध्यान नहीं दिया, वो तैरकर तालाब से बाहर आया। दानिश ने तालाब के पानी में खुद का चेहरा देखा। चेहरा देखकर वो चौंक गया। उस अजनबी चेहरे पर अपने हाथ घुमाते हुए बोला, अरे तुमने मुझे किसका चेहरा दे दिया? ये कौन है? अगर मुझे इस चेहरे को जानने वाला मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा? उसके अंदर से लोमड़ी बोली, इसका नाम तो मैं नहीं जानती, और इतना क्यों सोच रहे हो? अगर कोई जानकर मिलता भी है तो बोल देना मेरी याददाश्त गुम हो गई है। मैं खुद का नाम तक नहीं जानता। मुझे तालाब में बस यही एक शरीर मिला जो बिल्कुल सही था, तो मैंने इसी में तुम्हारी आत्मा डाल दी। दानिश बोला, वैसे कुछ भी कहो, ये लड़का दिखने में तो काफी सुंदर था। मुझे लगता है इसकी बहुत सारी प्रेमिका रही होंगी। पहले मुझे कोई लड़की नहीं देखती थी, अब लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमा करेंगी। पर इस लड़के की मौत कैसे हुई होगी? क्या इस लड़के के भी दुश्मन है? दानिश ने इधर उधर देखा तो वह बोला, ये तो वह जगह नहीं है जहां मैं गिरा था। हम कौन सी जगह आ गए? लोमड़ी बोली, हाँ, सही कहा, ये वो जगह नहीं है जहां तुम गिरे थे। इस दुनिया में 5 ऐसे तालाब हैं जो मेरी दुनिया को इस इंसानी दुनिया से जोड़ते हैं। मुझे इस तालाब में इस लड़के का शरीर मिला था तो हम यहाँ आ गए। इतने साल हो गए मुझे अपनी दुनिया में कैद हुए कि अब मुझे उन जगहों के नाम तक याद नहीं है। दानिश लोमड़ी से बोला, चलो अच्छा है, अब मैं जब तक मेरा बदला लेने के काबिल नहीं हो जाता तब तक मैं यही रहूंगा और अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। लोमड़ी बोली, अभी तुम्हें जो करना है करो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। तब तक तुम अपना देखो, मैं चली सोने, मुझे परेशान मत करना। दानिश ने अपना मुंह बनाया और बोला, ठीक है, तुम आराम करो, तब तक मैं इस राज्य को देख लेता हूँ। दानिश ने अपने मुंह पर एक काला कपड़ा बांध और जैकेट में लगी अपनी टोपी से अपना सिर ढक लिया, जिससे कि उसे कोई पहचान नहीं सके, क्योंकि इस नए चेहरे के भी दुश्मन थे जिन्होंने इसे मारा था। दानिश कोई खतरा नहीं लेना चाहता था। दानिश जंगल से होकर भागे जा रहा था। उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा हो गई थी। पिछले जन्म में दानिश सिर्फ एक एल्केमिस्ट था। एल्केमिस्ट मतलब जो कल्टीवेशन और बीमारियों के लिए ऊंचे स्तर की गोलियां तैयार करते हैं, लेकिन लोमड़ी के जिंदा करने के बाद वो एक योद्धा भी बन चुका था। अभी उसका लेबल इतना ऊंचा नहीं था। दानिश भागते हुए खुद से बोला, अब मैं एक योद्धा बन चुका हूँ। भले ही मेरा लेबल अभी 9 है, पर मैं जल्दी ही अपना लेबल बढ़ा लूंगा। ये तो लोमड़ी की शक्तियों का कमाल है जो मैं सीधा लेबल 9 पर आ गया। भागते हुए दानिश ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक जानवर की खतरनाक आवाज आई। उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। दानिश ने खुद से ही कहा, यह आवाज किसी जंगली गैंडे की लग रही है। आवाज से पता चल रहा है कि वो बहुत ताकतवर है। क्या मुझे चलकर देखना चाहिए? चलो देख ही लेता हूँ क्या हो रहा है। दानिश आवाज की दिशा में चला गया। उसने वहां जाकर देखा कि जंगली गैंडे की एक लड़की से लड़ाई हो रही थी। लड़की ने योद्धा वाले कपड़े पहने हुए थे, सीने पर कवच, हाथ में तलवार जो चमक रही थी। लड़की के माथे से हल्का खून निकल रहा था, शायद गैंडे से लड़ते हुए वो जख्मी हो गई थी। वो दिखने में तो किसी राजकुमारी की तरह बहुत सुंदर थी।
गैंडा उसकी तरफ तेज गति से भागा। लड़की ने अटैक करने की पोजीशन ले ली। गैंडे के पास आते ही लड़की ने अपनी तलवार उसके सिर पर चला दी, लेकिन उस गैंडे का सिर इतना सख्त था कि उस पर इस बार का कोई असर नहीं हुआ। गैंडे का सिर लड़की के सीने जा लगा। लड़की उड़ती हुई पीछे वाली चट्टान से जा टकराई और नीचे गिर गई। उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह अपने आप से बोली, मुझे लगा नहीं था ये इतना ताकतवर होगा। तो ये होती है 3 लेवल बीस्ट की ताकत। जब 3 लेवल बीस्ट इतना ताकतवर है तो मैं 4 लेवल और 5 लेवल बीस्ट का सामना करने की सोच भी नहीं सकती। कैसे बचाऊंगी मैं अपने राज्य को? मुझे और ताकतवर बनना होगा। लड़की यह सब सोचते हुए दोबारा खड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर आया खून साफ किया और गैंडे पर प्रहार करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ी। लड़की ने हवा में एक छलांग लगाई और तलवार का सीधा वार गैंडे के सिर पर किया। इस बार लड़की ने तेजी से भागते हुए गैंडे के शरीर पर बहुत सारे प्रहार किए, पर उन प्रहारों का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि गैंडे को पहले से ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने लड़की को फिर से टक्कर मार दी। वह हवा में उड़ते हुए फिर से चट्टान से टकराने वाली थी, लेकिन उसे बीच में ही दानेश ने पकड़ लिया। अगर इस बार वह चट्टान से भिड़ जाती तो उसे बहुत गहरी चोट आने वाली थी। दानेश ने ठीक मौके पर आकर किसी फिल्म के हीरो की तरह उस लड़की को बचा लिया। लड़की ने दानेश की तरफ देखा। दोनों अभी हवा में से घूमते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। दानेश ने अपना चेहरा ढका हुआ था, उसकी सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें ही दिखाई दे रही थी। लड़की को दानेश की आंखें कुछ जानी पहचानी लगी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये आंखें कब और कहां देखी थी। दोनों नीचे आ गए। लड़की अभी भी दानेश की बाहों में थी। दानेश लड़की को साइड बैठाकर बोला, आप आराम कीजिए, हम देखते हैं इसे। लड़की दानेश को देख समझ गई थी कि उसका लेबल अभी 9 या 10 होगा, बल्कि लकड़ी का लेबल 14 था। वो फिर भी उस गैंडे को मार नहीं पाई, तो ये लड़का कैसे मार पाएगा? तो वह लड़की दानेश से बोली, अभी आपका केवल 9/10 होगा, आप इससे नहीं लड़ सकते। रहने दो, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? दानेश लड़की की तरफ बिना देखे सीधा गैंडे की तरफ बढ़ने लगा। गैंडा पहले से ही गुस्से में था। वो भी दानेश की तरफ हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। गैंडे ने दानेश पर हमला कर दिया। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद लड़की को बिल्कुल भी नहीं थी। दानेश ने केवल अपने एक हाथ से गैंडे के प्रहार को रोक लिया। लड़की यह देख पूरी तरह शॉक्ड रह गई। आखिर कोई 9/10 लेबल वाला लड़का 3 लेबल बीस्ट को अपने एक हाथ से रोक सकता था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। दानेश ने अपने दूसरे हाथ से एक जोरदार मुक्का गैंडे की गर्दन पर मार दिया। गैंडा उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। दानेश के केवल एक प्रहार से गैंडा धराशायी हो गया। दानेश भी अपनी ताकत से अचंभित था। उसे भी भरोसा नहीं था कि वह इतना ताकतवर बन गया था। दानेश सोचने लगा, दानव लोमड़ी ने कहा था कि मैं अभी उसकी शक्तियों का 5% इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर उसकी 5% शक्ति में इतनी ताकत है, तो अगर मैंने उसकी पूरी शक्ति इस्तेमाल कर ली तो मैं सोच भी नहीं सकता मैं कितना ताकतवर हो जाऊंगा। पर मेरी वर्तमान ताकत इतनी नहीं है कि मैं अपनी मौत का बदला ले सकूं। मुझे और भी ताकतवर बनना होगा। तभी दानेश को उस लड़की का ख्याल आया जो उसके पीछे बैठी थी। वह उसे ही आश्चर्य भरी नजरों से देख रही थी। दानेश उस लड़की के पास गया और बोला, क्या आप ठीक हो, या फिर मैं आपकी कोई मदद करूं? लड़की खड़ी होते हुए बोली, नहीं, मैं ठीक हूं। उसने इतना ही बोला कि वह गिरने लगी। दानेश ने उसे जल्दी से उसकी कमर से पकड़ लिया। लड़की को आज तक किसी ने इसे छुआ तक नहीं था। उसे थोड़ी शर्म आने लगी। वह अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हुई थी। उसके गाल लाल हो गए थे। दानेश ने उसके चेहरे पर इतना गौर नहीं किया। वह अभी अभी दोबारा जिंदा होकर ही आ रहा था। उसके पास शरीर को हील करने की कोई दवा भी नहीं थी। वह इधर उधर देखते हुए लड़की से बोला, क्या आप यहाँ इस खतरनाक जंगल में अकेली आई हो?
क्या आपके साथ कोई नहीं है? दानिश जंगल से निकल रहा था, तब उसने किसी जानवर की आवाज सुनी। दानिश ने वहां जाकर देखा तो वहां एक सुंदर लड़की 3 लेवल बीस्ट गैंडे के साथ फाइट कर रही थी। एक लेवल के बीस्ट को हराने के लिए इंसानी योद्धा का कम से कम 10 लेवल होना चाहिए। वह आसानी से एक लेवल के बीस्ट को हरा देता है। 2 लेवल बीस्ट के लिए 20 और 3 लेवल बीस्ट के लिए 25 लेवल का ताकतवर होना जरूरी था। लड़की का लेवल 14 था, पर वो एक 3 लेवल बीस्ट से लड़ाई कर रही थी। बीस्ट को हराना लगभग असंभव था। वह बीस्ट के साथ लड़ते हुए घायल हो गई थी। दानिश ने बीच में आकर बीस्ट को हराकर लड़की की जान बचा ली। दानिश का हाथ अभी भी लड़की की कमर में था। दानिश ने लड़की से पूछा, क्या तुम इस खतरनाक जंगल में अकेली आई हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई साथ ही नहीं है। लड़की ने पहले तो दानिश का हाथ अपनी कमर से हटाया और सीधा खड़ा होने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ, मैं अकेली आई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन आप कौन हो? आपका लेवल अभी 10 है, लेकिन आपने 3 लेवल के बीस्ट को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? दानिश थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा लेवल 10 नहीं 30 है, वरना 10 लेवल का कोई योद्धा 3 लेवल के बीस्ट को इतनी आसानी से हरा सकता है क्या? यह बात सुनने में ही असंभव लग रही है। दानिश अपनी शक्तियों के बारे में उस लड़की को नहीं बता सकता था कि वह 10 लेवल का होते हुए इतना ताकतवर है, क्योंकि उसे अभी तक उस चेहरे का नाम तक नहीं पता था जो उसका था। उस नए चेहरे का दुश्मन कोई भी हो सकता था। वह आसानी से किसी पर कैसे विश्वास कर सकता था जब उसको उसी की प्रेमिका ने धोखा देकर मार दिया था? इसलिए दानिश ने उस लड़की से झूठ बोल दिया। वह लड़की थोड़ा चौंक कर थोड़ा झुककर बोली, मुझे माफ करें सीनियर, शायद मेरी ही कोई गलती होगी, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं है कि आपकी उम्र 25 से ज्यादा होगी। 25 की उम्र में 30 लेवल का योद्धा होना बहुत बड़ी बात है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? दानिश कुछ सोचते हुए बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था। आपको मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जल्दी ही चला जाऊंगा। बोलकर दानिश वहां से तेज रफ्तार से निकल गया। उसकी रफ्तार से लड़की पर धूल उड़ गई। धूल से उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली तब तक दानिश वहां से गायब हो चुका था। लड़की खुद से बोली, मुझे भी मेरे घावों का इलाज कर लेना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। वह लड़की वहीं एक मुद्रा बनाकर बैठ गई और ध्यान करने लगी। आज पास की एनर्जी उसके शरीर में सामने लगी। धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और बोली, अभी के लिए इतना काफी है, अब मुझे भी यहाँ से अपने विद्यालय निकलना चाहिए। अगर गुरुजी को पता चला तो वो मुझे डांटेंगे। इस लड़की का नाम मानवी था, जो इस शहर के जादुई विद्यालय में कल्टीवेशन किया करती थी। इस दुनिया में उसी को इज्जत दी जाती थी जिसका कल्टीवेशन लेवल ऊंचा हो या ऊंचे दर्जे का एल्केमिस्ट हो। मानवी जल्दी से अपने विद्यालय की तरफ निकल गई। दानिश अपनी स्पीड से जल्दी ही शहर पहुंच गया था। वह घूमते हुए शहर को देख रहा था। यह शहर उसके शहर से बिल्कुल अलग था। यहाँ हर गली में दुकानें लगी हुई थी। दुकानों पर कल्टीवेशन के लिए गोलियां, युद्ध के लिए जादुई हथियार थे। योद्धा अपने लिए गोलियां और जादुई हथियार खरीद रहे थे। दानिश भी अपने लायक कोई हथियार देखने लगा, पर उसे वहां अपने लिए कोई हथियार नहीं दिख रहा था जो उसी की तरह शक्तिशाली हो। वहां घूमते हुए दानिश को एक पोस्टर दिखाई दिया। उस पोस्टर पर एक लड़के का फोटो था जिस पर लिखा हुआ था लापता। दानिश उस लड़के की फोटो देख खुद से बोला, इस लड़के को मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। तभी अचानक वह अपने मुंह पर हाथ रखकर बोला, आयला, ये तो मेरा ही फोटो है लगता है। मुझे जिसका शरीर मिला है वह इसी शहर का रहने वाला था। अब उसके परिजन उसे ढूंढ रहे हैं।
दानिश ने थोड़ा इधर उधर घूम कर देखा तो एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल रही होगी वह उन फोटो को दीवार पर लगा रहा था। उस छोटे लड़के का चेहरा बहुत उदास लग रहा था, उसकी आंखों में आंसुओं की झलक थी। दानिश उस लड़के के पास गया और बोला, ए छोटे बच्चे, ये फोटो वाला इंसान कौन है? उस लड़के ने दानिश की तरफ देखा और फोटो चिपकाते हुए बोला, ये हमारे बाबा है, बहुत दिन हो गए लापता हुए, अब तक वापस नहीं आए, हम सभी को उनकी बहुत याद आती है। बोलते हुए उस लड़के की आंखों से आंसू निकलने लगे। दानिश को उस लड़के का रोना अच्छा नहीं लगा। दानिश ने उस लड़के को साइड में बैठाया और बोला, हम सभी से क्या मतलब? कोई और भी है क्या? हाँ, मेरे अलावा 3 और है, पर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? आप ये बताइए, क्या आपने मेरे बाबा को देखा है? अगर देखा है तो बता दीजिए, और नहीं देखा है तो मेरा टाइम खराब मत करो, मुझे अपने बाबा को ढूंढना है। बोलकर लड़का वहां से खड़ा होकर चला गया। दानिश को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। एक छोटा बच्चा जो दिन की तेज दोपहर में अपने मरे हुए बाबा को ढूंढने के लिए उसके फोटो चिपका रहा था। दानिश चोरी छिपे उस लड़के का पीछा करता रहा। लगभग शाम को लड़का वापस अपने घर आया। दानिश जल्दी से बिना किसी की नजर में आए उस घर की छत पर चढ़ गया। उसके लिए अब ये सब बाएं हाथ का कमाल था। दानिश छोटे लड़के और उसके परिवार के बारे में जानना चाहता था। वह सीढ़ियों से धीमे धीमे नीचे आया और घर को देखने लगा। घर में घुसते ही छोटे बच्चों को एक औरत डांटने लग गई। आ गया निकम्मे कहीं के, कहाँ था पूरे दिन, क्या कर रहा था? फिर से अपने उस नालायक बाबा के पर्चे बांट रहा होगा। तुझे कितनी बार कहा है, अब वो नहीं आने वाला। भाग गया वो अपने बाप की तरह। जैसे उसका बाप अपने बेटों को छोड़कर भाग गया, वैसे ही वो भी तुम्हें छोड़कर भाग गया। पता नहीं क्या जरूरत थी उसे तुम जैसे अनाथों को मेरे घर में लाने की। अब तुम सब मेरे लिए बोझ बनने वाले हो। छोटा बच्चा बोला, ऐसा मत कहो भाभी, बाबा कहीं भागे नहीं है, वो जरूर वापस आएंगे। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो भाग नहीं सकते। कहा ना मैंने, नहीं आएगा तेरा बाबा। आखिर वो है तो अपने ही बाप का बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो यहाँ काम करना होगा। ऐसे कामचोरी की तो तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगी, ध्यान रखना। भाभी ने उस छोटे बच्चों को कहा। तभी वहां एक 13 साल की बच्ची आई, जिसने गंदे से कपड़े पहने हुए थे। वह छोटे बच्चे के पास आकर बोली, चिंता मत करो चिंटू, हमारे बाबा एक दिन जरूर वापस आएंगे। हमें उनके लिए यहाँ रुकना होगा। अगर हम उन्हें यहाँ नहीं मिले तो वो परेशान हो जाएंगे। और इस घर में रहने के लिए हमें भाभी का काम करना ही होगा। कल तो तुम पर्चे चिपकाने नहीं जाओगे, बाबा खुद ही वापस आ जाएंगे। अब चलो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, खाना खा लो। इस छोटी बच्ची का नाम पिंकी था और उस बच्चे का नाम चिंटू। इनसे छोटे 2 और बच्चे हैं, एक 5 साल की चिंकी और 7 साल का पिंटू। इन चारों का इनका बाबा यानी दानिश के शरीर वाला आदमी बाहर से उठाकर लाया था। ये चारों बच्चे अनाथ थे, उसी ने इन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। बच्चे अपने बाबा को बहुत प्यार करते थे और बाबा अपने बच्चों से, पर ऐसे अच्छे को मारा किसने होगा। सोचने वाली बात तो यह है। यह सब देख दानिश की आंखों में भी आंसू आ गए। दानिश फोटो लगा रहे छोटे बच्चे के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया। घर पर छोटे बच्चे यानी चिंटू की भाभी ने उसे बहुत सुनाया। भाभी ने चिंटू के बाबा को बहुत बुरा भला कहा। वहां चिंटू की बड़ी बहन पिंकी आ गई, जो चिंटू को समझाकर खाना खिलाने के लिए ले गई। ये सब दानिश छिप कर देख रहा था। पता नहीं क्यों ये सब देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी उन्हें सुनाकर अपने रूम में चली गई। दानिश बच्चों का पीछा करता हुआ उनके रूम के बाहर पहुंच गया। दोनों बच्चों के अंदर घुसते ही एक छोटी लड़की जिसका नाम चिंकी था, उसने हाथ में एक छोटी गुड़िया ले रखी थी। वह चिंटू के पास आई और बोली,
भैया भैया, बाबा आ गए क्या? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। कहाँ है बाबा? आप उन्हें ढूंढने गए थे ना, नहीं आए क्या बाबा? चिंकी की बातें सुन पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह फेर कर अपने आंसू साफ किए और चिंकी को अपने पास बुलाकर अपनी गोद में बिठाया। फिर उसके सिर को सहलाते हुए बोली, चिंकी, बाबा आ जाएंगे। वो हमारे लिए पैसे लेने गए हैं ताकि वो तुम्हारे लिए और गुड़िया ला सके, तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आ सके। नए नए कपड़े भी तो चाहिए ना हम सभी को, तुम्हें नहीं चाहिए क्या ये सब? चिंकी, हाँ जीजी, मुझे चाहिए नए कपड़े और गुड़िया भी। पिंकी उन सभी में बड़ी थी, वह रोकर उन सभी के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती थी। अगर वो कमजोर पड़ जाती तो उन मासूम बच्चों का क्या होता? पिंकी आगे बोली, और फिर ये मोटू है ना पिंटू, इसके लिए समोसा ला सके। अब घर पर रहकर तो पैसे आएंगे नहीं, इसलिए बाबा हमारे लिए पैसे लेने गए हैं, है ना पिंटू चिंटू? पिंटू चिंटू भी उनके पास आकर बैठ गए। पिंटू अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बोला, देखो मेरा पेट, इसको खाने के बहुत सारे समोसे चाहिए और समोसे बिना पैसे के नहीं आते। तो बाबा हम सभी के लिए कमाने गए हैं, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। पिंकी, चलो बच्चों, अब बहुत रात हो गई है, सभी खाना खा लो और सो जाओ। बाबा आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? तो सभी बच्चे पहले की तरह टाइम से खाना खाकर सो जाओ। पिंकी ने उन सभी के लिए दाल चावल निकाल दिए और उन सभी को खाना खिलाकर अपने अपने बिस्तर पर सुला दिया। वो सभी इसी कमरे में रहते थे। सभी के सो जाने के बाद पिंकी अपना खाना लेकर बाहर बालकनी में आई और चांद की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह बोली, बाबा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे अब और नहीं होगा। मैं कब तक बच्चों को झूठ बोलती रहूंगी, कब तक उन्हें झूठा दिलासा देती रहूंगी कि बाबा जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। आप कहाँ हो बाबा, जल्दी आ जाइए, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा, बाबा जल्दी आ जाइए बाबा। पिंकी फूट फूट कर रोने लगी। उसके चावल के कटोरे में उसके आंसू गिरने लगे। दानिश से पिंकी का रोना देखा नहीं जा रहा था। उसके सीने में एक दर्द सा उठ रहा था। शायद ये दर्द पिंकी के बाबा के दिल के कारण था, जो अभी भी अपने बच्चों के लिए धड़क रहा था। दानिश से और नहीं देखा गया। वह पिंकी के पास जाकर खड़ा हो गया। पिंकी को जैसे ही लगा उसके पास कोई खड़ा है, वह डरती हुई जल्दी से खड़ी हुई और पीछे हटती हुई बोली, कौन कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अगर कोई चोर हो तो तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ। पिंकी को बहुत डर लगने लगा। उसे खुद से ज्यादा बच्चों की फिक्र थी। वो गेट पर अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। दानिश धीमी आवाज में बड़ी सौम्यता के साथ बोला, मैं कोई चोर नहीं हूं, तुम घबराओ मत। मुझे यहाँ तुम्हारे बाबा ने भेजा है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वो अभी काम में बिजी है तो वो नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। बाबा का नाम सुनते ही पिंकी की घबराहट खत्म हो गई। वह थोड़ा खुश होते हुए बोली, क्या सच में आपको बाबा ने भेजा है? कैसे है वो? वो क्यों नहीं आ सके? क्या उनको हमारी याद नहीं आती क्या? कहाँ है वो? दानिश, अरे अरे रुको, आराम से। हाँ, मुझे तुम्हारे बाबा ने भेजा है। उन्हें तुम्हारी बहुत याद आती है। दिन रात तुम सबकी बातें करते रहते हैं। उन्हें तुम सबकी बहुत फिक्र है, इसलिए तो मुझे तुम सबका ख्याल रखने को भेज दिया। पिंकी, चलो अच्छा किया ये तो बाबा ने। अब मैं अकेले नहीं पढ़ूंगी। पर आपने अपना मुंह क्यों बंद किया है? इसके बारे में तुम मत सोचो। खाना खाओ और जाकर आराम से सो जाओ। मैं यही हूँ बाहर, चिंता मत करना। ठीक है बोलकर पिंकी अपने चावल उठाकर अंदर चली गई और चावल खाकर खुशी से सो गई। आज बहुत दिनों बाद उसे अपने बाबा की कोई खबर मिली थी। उसके चेहरे से खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सोते हुए भी उसके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी।
बाहर दानेश बालकनी की दीवार पर लेटा हुआ उन बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। इन बच्चों में बहुत हिम्मत है, इनके बाबा ने इन्हें अच्छी तरह से पाला है। पिंकी अभी बच्ची है, फिर भी तीन तीन बच्चों को अकेले संभाल रही है, और एक वो है इनकी भाभी, उसे तो मुझे सबक सिखाना होगा। वो मासूम बच्चों पर ही जुल्म करती है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? उसे जाकर देखता हूँ अभी। दानिश उनकी भाभी को सबक सिखाने के लिए उसके कमरे के बाहर पहुंच गया और खिड़की से झांकने लगा। अंदर का नजारा देख दानिश की आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी ने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने छोटी सी स्कर्ट और ऊपर सिर्फ इनर पहनी हुई थी। उनकी गोरी गोरी दूध जैसी जांघें दिखाई दे रही थी। भाभी के चेयर पर अपने पैर पर पैर रख बैठी हुई थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो एक्साइटेड होते हुए मुस्कुराकर अपनी शर्ट उतार रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारी और उसे हवा में घुमाकर दूर फेंक दिया। अपने पैजामे का नाड़ा खोल उसे भी उतार दिया। दानिश मन में सोचने लगा, वाह, बाहर बच्चों को काम करवा करवा के परेशान करती है, यहाँ अंदर अपने पति के साथ मजे ले रही है। कितनी बेशर्म औरत है। आदमी बोला, मेरी सोना जानू बाबू, मैं आ गया। आज खुलकर मजे करूंगा। तुमने मुझे 1 महीने से खुद को दूर रखा है, आज नहीं छोड़ने वाला। आज तो मैं तुम्हें पूरी खा जाऊंगा। आदमी खाने की एक्टिंग करता हुआ भाभी की तरफ बढ़ने लगा। भाभी बोली, मेरी जान, आज मैं भी आपको नहीं रोकने वाली। खा जाओ मुझे पूरा। मैं भी चाहती हूँ आप मुझे खा जाओ और मैं आपको खा जाऊं। भाभी चेयर से खड़ी हुई, वह अपनी कमर हिलाते हुए आदमी की तरफ बढ़ने लगी। आदमी ने पास आकर भाभी के बाल पकड़े और उन्हें पीछे खींच दिया। भाभी की चीख निकल गई। आह, दर्द होता है जान, जरा आराम से। आज मैं इतने दिनों का मेरा सारा हिसाब चुकाने वाला हूँ, तो मुझसे रहम की उम्मीद ना करो। आज तो तुम्हें दर्द सहना ही होगा मेरी जान। बोलकर आदमी ने भाभी के बाल और जोर से खींच दिए। भाभी उसके सीने पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली, ठीक है जान, आपके लिए ये भी सह लूंगी। दिन भर मुझे बच्चों को सहना पड़ता है, आज रात आपको भी सह लूंगी। दानिश बाहर खड़ा हुआ खिड़की से सब देख रहा था।